मैं तुम्हारे डिटेंशन कैंप में घुसकर भारत का संविधान पढ़ रहा हूँ, जिसके एक एक शब्द उन ईंटों को चुनौती दे रहे हैं जैसे भोर की पहली किरण देती है अंधेरे को। उन नाजी ईंटों की हैसियत नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना भी बर्दाश्त कर पाए। मुझे संविधान पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसके पन्ने पलटने से ही तुम्हारे डिटेंशन कैंप ताश के पत्तों की तरह ढह कर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और मैं उस मलबे के ढेर पर खड़ा होकर भारत का संविधान पढ़ूंगा। कल बिना मुंडी के शमशान में खाली पेट का जलना, कब्रिस्तान में खाली पेट का दफन होना इस दुनिया को कभी खाली नहीं कर सकेगा। भरे हुए पेट कभी खाली पेट के खिलाफ जंग के लिए तैयार नहीं होंगे। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक रात के लिए भूख से बिलक उठे तो अगली रोज से सूरज कभी ढले ही नहीं। सड़कों पर पसरा खून मजदूरों के पसीने से धुल चुका है, जिसकी बदबू हमारा दम नहीं घोट रही, क्योंकि लाशें सूंघ नहीं सकती। जब तक वो पसीना उनके बनाए घरों की छतों से नहीं टपकेगा, तब तक हमारे माथे पर शिकन बनकर नहीं उभरेगा। अगर हुक्मरानों को 200 मीटर भी पैदल चलना पड़े तो सड़कों के पंख लग जाएं, मगर 200 किलोमीटर तक मजदूरों के चप्पल की आवाज। हर समय, हर काल, हर वक्त में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हवा के विपरीत बहते हैं, जो धारा के खिलाफ नाव चलाते हैं। ये लोग संतुलन बनाने का काम करते हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर है, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। ये वे लोग हैं जो समुंदरों के किनारे ताकते हैं जैसे समुंदर लोगों की बस्तियां तबाह ना कर दें। ये वो लोग हैं जो उनकी जेबें टटोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दृष्टांत, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर आंदोलनकारी कवि कौशिक राज जी। कौशिक भाई, स्वागत है आपका जिंदा डेमोक्रेसी। शुक्रिया जी। तो बात शुरू करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन है आपका। एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम एक जो आपकी पोएम्स थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। जी। मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, क्या मैं लेट हूँ या आपको ये कोई कह चुका है? आपकी जो पोएम्स हैं उसकी जो एक शैली है, जो उसका तीखापन है, वो विद्रोही जी जैसी, किसी ने बताया आपको? जी, बहुत लोग कह चुके हैं ऐसा। मतलब ये इससे बड़ी बात जी, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, क्योंकि विद्रोही जो थे वो असल में जो प्रोटेस्ट पोएट होता है ना जी, वो उन्होंने अपने नाम को बिल्कुल अपनी जिंदगी में जस्टिफाई किया, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। जी, बहुत ऑब्जर्वेशन ठीक है। कौशिक जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है, आप एंटी सीए मूवमेंट और पूरा जो एक आंदोलन चला उसको आपने और आप जैसे आंदोलनकारियों ने इसको लीड किया। अब जब हम लोग लॉकडाउन में हैं और महामारी का सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसे में जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं उन पे यूएपीए जैसा कानून लादना, क्या लॉकडाउन और जो पैंडेमिक है उसकी आड़ में कुछ नोटोरियस इंटेंशंस हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो एंटी सीए प्रोटेस्ट जो हुआ था उसको हम लोगों ने नहीं, जो जनता है उन्होंने लीड किया था। अब देखिए कि हेलो आवाज आ रही है अब? जी, आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले तो जो एंटी सीए जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने नहीं, जनता जो है उन्होंने लीड किया था, जनता ने लीड किया था। लेकिन अब देखिए कि अब लॉकडाउन की आड़ में सरकार क्या कर रही है कि जो अधिकार है उन पर भी लॉकडाउन कर रही है, कि जो भी एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं उनको पहचान करके, आप देखिए कि मिरान हैदर, सफूरा जारगर, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे यूएपीए लगाया गया है, और अब उमर खालिद पे भी यूएपीए लगाया गया है। तो वो ऐसे चेहरों की पहचान कर रही है जो जिससे कि प्रोटेस्ट जो है वो दोबारा से खड़ा ना हो सके लॉकडाउन के बाद। तो सरकार की जो इनसिक्योरिटी है प्रोटेस्ट को लेकर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट था वो सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा था कि वो लॉकडाउन में भी जो प्रोटेस्टर्स है उनको हंट कर रही है। अब देखिए कि लॉकडाउन के अंदर सरकार ने जामिया में वर्कर्स भेजकर जो पेंटिंग्स थी वॉल पे वो सब मिटा दी। अब देखिए कि ये कौन सी एसेंशियल सर्विसेज हैं पेंटिंग्स मिटाना। और प्रोटेस्ट करना ये कोई क्राइम नहीं है, जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना। अब देखिए कि उमर खालिद की जो स्पीच है, ठीक है, तो उस स्पीच को होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में रेफर किया, मीनाक्षी लेखी ने भी रेफर किया कि ऐसे ऐसे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मेंबर हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था कि ट्रम्प के आने के बाद दिल्ली में दंगा होगा। तो अब देखिए किस तरह से, अगर हम एक शब्द में इसको बोले, ये सीधा सीधा फेक न्यूज है। मतलब अगर आप उमर खालिद का जी, अगर आप उमर खालिद का स्पीच सुनेंगे तो आप एक पॉलिटिकल स्पीच तो छोड़ दीजिए, एक जो धर्म गुरु का जो प्रवचन होता है ना, वो
उस लेवल का प्रवचन है। जी मतलब जी उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, नफरत का जवाब हम प्यार से देंगे, अब हम पे लाठी बरसाएंगे तो हम तिरंगा लेके खड़े रहेंगे, जी है ना, हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे लेकिन आपको संविधान बर्बाद नहीं करने देंगे। इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, देश के समर्थन में बातें कही गई, देश के संविधान के समर्थन में बातें कही गई। एक लोकतांत्रिक स्पीच को इन्होंने किस तरह से एक 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 टर्न दे दिया है, एक वॉलेंट टर्न दे दिया है कि उमर खालिद ने बोला कि सड़कों पे उतरना है। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में क्या सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना गुनाह है? क्या संविधान का आर्टिकल 19 ये अधिकार नहीं देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं? जी तो तो ये जो बीजेपी सरकार है ये क्या कर रही है कि उन्होंने एक शब्द उठा लिया सड़कों पर उतरना, उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, बीजेपी पूरी जिंदगी विपक्ष में रही है, वो जी खुद सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर चुकी है, तो मतलब कि आप भी उस समय टेररिस्ट थे। अब जी इस चीज को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, विरोध दर्ज कराना अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, ये हमारा हक है। इसे बिल्कुल भी क्रिमिनलाइज करना, जो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जो यूएपीए लगाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है और प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ताकि आगे कोई नया कोई मान लीजिए 16 17 18 साल का कोई लड़का या लड़की सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट ना करे, क्योंकि उसी उसी चीज को क्रिमिनलाइज कर देंगे, डिसेंट को। कौशिक भाई, जो एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी है वो ये समझना चाह रहा है कि एक स्पीच जो अमरावती में दी जाती है उससे हम्म। नई दिल्ली के दंगों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब आप जी आंदोलनकारी तो हैं ही, लेकिन आप पढ़े लिखे नौजवान हैं। इस बारी पर जी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करिए कि इतनी दूर दी गई स्पीच, चलिए उसमें हो सकता है आप जो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी तो कटघरे में आती है। ये तो बड़ा ही कहा जाए कि ब्रेन फेड मूवमेंट लगता है मुझे तो दिल्ली पुलिस का। जी जी। अरे देखिए कि मतलब दिल्ली पुलिस, आप बेसिकली ये जान लीजिए कि दिल्ली पुलिस ये कहना चाह रही है कि अमरावती जो 1100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहां पे एक स्पीच दिया गया, उससे दंगे हो गए। लेकिन कपिल मिश्रा जो ऑन द स्पॉट डीसीपी के प्रेजेंस में कह रहा था कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमें अब खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, जो धमकी दे रहा था, और उसके साथ इतने सारे लोग भी थे जो प्रो सीए के नाम पर जो इकट्ठा हुए थे, उनके प्रेजेंस में, डीसीपी के प्रेजेंस में जो जो वो स्पीच दे रहा था, तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो अमरावती में दिया गया उमर खालिद का स्पीच 1100 किलोमीटर दूर, जी जिसमें एक शब्द भी हिंसात्मक नहीं था उस स्पीच में। उस जी स्पीच में गांधी के सिद्धांतों की बात करी गई, उस स्पीच में संविधान की बात करी गई, उस स्पीच में प्यार मोहब्बत की बात करी गई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक मोटिव है कि प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर देना है, कि ये साबित कर देना है कि प्रोटेस्ट करना अपराध है, ताकि आज के बाद कोई 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 युवक सड़क पर उतरकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना कर सके, वो इतना डर जाए कि भैया ये तो प्रोटेस्ट करने पे ही क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्योंकि कौशिक ये भाई। जी आज भी ये बोलिए। गांधी का जो नॉन ओबीडियंस जो उनका मूवमेंट था, जी असहयोग आंदोलन, जी ये आज भी उससे इतना डरते हैं कि उमर खालिद ने अपनी स्पीच में यही बात करी कि जब ट्रम्प आएंगे तो हम उनको ये दिखाएंगे कि जो भारत की सरकार है वो जी गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ चल रही है, जी वो देश को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग जो भारत की जनता है, जी हम लोग देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गांधी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। तो जी इस बात से वो आज भी डर रहे हैं कि अगर गांधी के सिद्धांतों को इस देश की 125 करोड़ जनता समझ गई, अगर हर किसी ने असहयोग कर दिया अपने अपने अधिकारों के लिए, जी। तो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो आज भी उनको इस बात का डर है। कौशिक भाई, आप और आप जैसे सिविल राइट एक्टिविस्ट जो हैं, जो सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं, कचहरियां बंद हैं लॉकडाउन में और महामारी के इस दौर में, कचहरियां बंद हैं, सारा सिस्टम ठप है। दिल्ली में और देश के अलग अलग पार्ट्स में जो एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है, तो एज अ हाँ सिविल राइट एक्टिविस्ट आप जैसे लोग अब कैसे इन लोगों को बचाएंगे या इनके लिए आवाज कैसे उठाएंगे? क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि सब सस्पेंड है, तो सिविल राइट्स का जो दमन हो रहा है ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है। अभी अभी तो कोई रेगुलर मामला तो चल नहीं रहा है। तो ऐसे में आपके आपके आगे का प्लान क्या है? प्लान पे बात करते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे,
जी तो पिटीशन डाली गई कि आप जो है राज्य सरकारों को ये निर्देश दें कि आप उनके जाने का इंतजाम करो, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का इंतजाम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तो त्वरित सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम जी कोर्ट जी, ने इस हिस्ट्री पे में अभी जगह तक सुनवाई नहीं किया। पढ़ा इस नहीं। पे अभी तक सुनवाई नहीं किया, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पिटीशन डाली अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अगले ही दिन उस पिटीशन पे सुनवाई कर दी। तो मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो आप सबके सामने है। जी और जहां तक यूएपीए की बात है, देखिए यूएपीए में लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट हुआ था, उसने सरकार को एक एक पावर दे दी है बहुत ज्यादा, जो है, जो कि लोकतंत्र में उतनी पावर सरकार के पास होनी नहीं चाहिए। तीखा क्रिटिसिज्म उससे भी हुआ था हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से जी 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 यूएपी। जी नहीं, ऑपोजिशन ने तो पूरा नहीं नहीं साथ ही दिया था। देखिए नहीं। मतलब, हाँ मतलब शायद सिर्फ 8 ऐसे एमपीज हैं, मुझे नाम उनके याद नहीं है, 8 एमपीज हैं जिन्होंने यूएपीए अमेंडमेंट बिल का विरोध किया था। जी लेकिन बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, तो आप देखिए उनका रवैया क्या है, उन्होंने भी उसका साथ दिया था। तो जी उसमें क्या था उस यूएपीए अमेंडमेंट में कि जो इंडिविजुअल है उनको भी एज अ टेररिस्ट जो है सरकार वो ट्राई कर सकती है। कर सकती है। ठीक, और राज्य इसमें सरकार को चक्कर क्या है, परमिशन भी अब नहीं लेनी पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल। और उसमें चक्कर क्या है कि यूएपीए में बिना चार्जशीट के आप 6 महीने तक अंदर रख सकते हैं, है ना। तो बिना बिना कोई चार्ज के, है ना, अगर सरकार को ये लगता है कि आप टेररिस्ट हैं, तो सरकार आप पे यूएपीए लगा देगी। और सरकार को ये कब लगेगा? सरकार को तो तब लगेगा जब आप सरकार के लिए खतरा है। जी तो बिल्कुल जैसा आपने बोला कि सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए। और वो जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सब अपने अपने लीगल टीम से कांटेक्ट में है, तो वो जो आगे का जो रास्ता है वो उनकी लीगल टीम डिसाइड करेंगे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन तो है। ठीक। कौशिक भाई, भारत में 40 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के आसपास या उसके नीचे रहते हैं। उसमें से जो ज्यादा एक तादाद है वो माइग्रेंट लेबर्स की भी है। भारत में बहुत ज्यादा तादाद है माइग्रेंट लेबर्स की। 13 अप्रैल को एक जो इंडिविजुअल बॉडी है उसका एक डेटा आया जिसके हिसाब से 44% लेबर्स, माइग्रेंट लेबर जो फंसे हुए हैं, वो अब खाने को मोहताज हैं और पाई पाई को मोहताज हैं। और लॉकडाउन अब एक्सटेंड हो गया है, तो आज की डेट में उनकी जो स्थिति है वो और बदतर होगी। मैं 13 अप्रैल का डेटा बता रहा हूँ। जी। 44%, ये बढ़ गया होगा, अभी मेरे पास डेटा नहीं। हम्म ऐसे हम्म में जो सरकार और सरकारें जो बड़े बड़े दावे करती हैं, दावे करना ठीक है, लेकिन माइग्रेंट लेबर्स जो हमारा भविष्य बनाते हैं, हमारा देश बनाते हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता था कि उनको उनके घर द्वार भेज दिया जाए, वहां मेडिकल सुपरविजन में उनको क्वारंटाइन करके 2 जून की रोटी दे जानी चाहिए? जी बिल्कुल। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाली गई थी, और वो भी प्रशांत भूषण जो इतने सीनियर लॉयर हैं उन्होंने पिटीशन डाली थी कि राज्य सरकारें जो है उनको दिशा निर्देश दिए जाएं कि वो मजदूरों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाए। लेकिन आप देखिए कि जो भी राज्य हैं, आप देखिए कि हर राज्य में जो बाहर से मजदूर जाते हैं वो उसी राज्य के विकास के काम आते हैं। जैसे अगर बिहार से कोई मजदूर अगर दिल्ली आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली के विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब इस समय उनको जरूरत थी, जब 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, जब उस समय उनको जरूरत थी, तो किसी राज्य सरकार ने उन पे ध्यान नहीं दिया। जी वो सैकड़ों किलोमीटर वो धूप में बारिश में वो पैदल चल रहे थे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उन पर। तो बिल्कुल जो राज्य सरकारों की जो लापरवाही है, जो उनके प्रति जो एपेथी है, वो साफ साफ नजर आ रही है उस केस में। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इतना इतना सारा जो अनाज है वो जी पड़ा हुआ है, तो जी लेकिन जो सरकार है वो उसको रिलीज नहीं कर रही है। और ये बात सही है कि जब से मजदूरों का ये जो सिचुएशन, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, जी उस समय से राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। जी। बिल्कुल वो उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर रही हैं। उत्तर लेकिन प्रदेश के बात ये है मुख्यमंत्री कि ने बसें वसें भी लगवाई दिल्ली के मजदूरों के हाँ, लिए। जी जी। और दिल्ली सरकार ने भी ऐसे कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये जी भी देखना होगा कि क्या वो कदम पर्याप्त हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप जो भी मतलब एनडीटीवी के रिपोर्ट्स देखेंगे, एक जी रिपोर्ट में देख रहा था एनडीटीवी पे, जी तो उसमें वो दिखा रहे थे कि दोपहर का खाना खाने के लिए जो मजदूर हैं सुबह से लाइन में लग जाते हैं, है ना। भयावह। और 2-2 किलोमीटर, जी, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में वो सुबह से लग जाते हैं। तो आप देखिए कि इंतजाम तो है, लेकिन क्या वो इंतजाम पर्याप्त है? फिर केंद्र सरकार ने भी पैकेज का ऐलान किया है। तो
तो इन चीजों की भी जांच होनी चाहिए क्या वो कि पैसा जो जो वादा किया गया है भाई, माइग्रेंट लेबर हाँ जो ऐलान है वो रजिस्टर्ड लेबर के लिए है, अधिकतर माइग्रेंट एग्जैक्टली लेबर कहीं एग्जैक्टली रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो एग्जैक्टली उन एग्जैक्टली तक मदद पहुंचेगी कैसे कौशिक भाई? एग्जैक्टली वही तो। जी जी जी। तो हाँ, तो इस चीज की जांच होनी चाहिए कि ये जो पैकेज है, क्या ये सिर्फ टीवी पर आकर ऐलान करने तक ही सीमित है, जी कि वो सच में जा रहा है, जो नॉन रजिस्टर्ड लेबर्स हैं आखिर उन तक कैसे पहुंचेगा? जी क्योंकि ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड लेबर्स के पास, जिनके पास आज भी खाता नहीं है जी ना, तो उनके पास कैसे जाएगा? जी तो ये तो बिल्कुल जांच करने का विषय है जी जी कि सभी सरकारें सिर्फ ऐलान कर दे रही हैं, लेकिन जमीन पर मजदूरों को आज भी जो है सरकार के डेटा के अनुसार 10 लाख मजदूर जो है वो जगह जगह कैंप्स में रह रहे हैं, जी। सरकारी कैंप्स में, क्योंकि उनको और कोई भी राज्य जी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौशिक भाई, माइग्रेशन में ही 25-30 लेबर्स की जान चली गई, पैदल घर जी निकले, जी तो सिर्फ माइग्रेशन बिल्कुल। और माइग्रेशन में। ये तो जी बिल्कुल। और ये जो खबरें हैं, जी ये 24 मार्च से यानी शुरू हो गई थी, है ना, कि उसी टाइम शायद सबसे पहले कोई आगरा जा रहे थे, वो रास्ते में मरे थे। तो जी 24 दिल्ली से मार्च से आगरा आप जा रहे देखिए थे, कि आगरा हाईवे पे उनकी डेथ हो गई, मुंह के बल गिर जी पड़े। जी जी। जी तो आप देखिए कि लगातार 24 मार्च से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है रास्ते में चल चल के मर रहे हैं। इससे शर्मनाक इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सरकार के लिए, सभी राज्य सरकारों के लिए क्या हो सकता है कि लोग जो हैं वो पैदल चल चल के मर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है, आप देखिए कि कोटा में अभी हजारों बच्चे फंसे हुए थे, तो सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया कि नहीं किया? जी सबने बसें भेजी, कौशिक भाई, मैं वहीं सबने। आ रहा हूँ कि जी जो कोटा में बच्चे फंसे हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां भी बच्चों को बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन एक टसल चल रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हम्म कुमार के बीच कि भाई, जब उन्होंने लेबर्स को बुलाया तब भी उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन को उल्लंघन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम्म जब उन्होंने फंसे छात्रों को बुलाया तब भी उन्होंने, नीतीश कुमार की ऐसी प्रतिक्रिया आई। लेकिन प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया जो बहुत वायरल भी हुआ, हम्म उसमें जी साफ साफ लिखा है कि एक विधायक के बेटा या बेटी जो भी था उसको बुलवाने के लिए, उसको मंगवाने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑर्डर सेक्शन किए। तो ये दोहरा जी चरित्र भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में मेरे ख्याल से इस देश का सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर इन दो राज्यों में रहता होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही कहां तक बनती है, क्योंकि ऐसा दोहरा चरित्र तो मायूस करने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए कि कोटा में जो बच्चे फंसे हैं, वो राज्य सरकारों का और हमारा, जी हम दोनों का जो दोहरा चरित्र है उसको सामने रखने के लिए काफी है। जी अब देखिए कि उसमें 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 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कोटा में बच्चे फंसे हैं। सबसे पहला कि राज्य सरकारें जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारों ने वहां से अपने बच्चों को निकाला। जी लेकिन ये जो ये जो इनकी संवेदना है, ये मजदूरों के समय क्यों मर गई थी? मजदूरों को क्यों नहीं रास्ते से इन्होंने उठाया? जबकि जो कोटा में बच्चे फंसे हैं, तो वो अभी अपने हॉस्टलों में थे। जो जी राज्य सरकार है वो चाहती तो राजस्थान सरकार से बात कर सकती थी कि आप उनको वहीं पे सारी सुविधाएं दे दे, वहीं पे खाना पहुंचाएं, तो लॉकडाउन को उल्लंघन नहीं हो पाता। जी लेकिन मैं उन बच्चों का जो दर्द है वो समझ रहा हूँ कि वो भी अपने घर जाना चाहते हैं इस समय। लेकिन वही दर्द तो मजदूरों का भी था। मजदूर भी लॉकडाउन के बाद अपने घर जाना चाह रहे थे, जी क्योंकि उनको क्योंकि उनको उनके मकान मालिकों ने निकाल दिया था रेंट ना देने पर। ज्यादातर के साथ यही समस्या थी कि उनको उनके मकान मालिकों ने निकाल दिया था, उनके काम छूट गए थे, तो दिहाड़ी का पैसा आना बंद हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने घर जाना चाह रहे थे, तो वही दर्द उनका भी था। लेकिन किसी राज्य सरकार ने उनके उनके दर्द की सुध नहीं ली। लेकिन कोटा में बच्चे फंसे तो उनको उनको निकाला, तो ये दोहरा चरित्र है। और दूसरा, जहाँ जहाँ तक आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन का उल्लंघन उन बच्चों को लाना है, तो उसमें जो वीआईपी हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनको पास दे दिया गया। तो जी मतलब उनके लिए भी दो तरह का नियम है। एक इस तो कोटा में संवेदनशीलता बच्चों के लिए की तो बहुत बड़ी कमी दिखती है। जी दिल्ली में काम करने वाला एक ड्राइवर अपने घर चलता है, अपने घर के लिए चलता है पैदल पैदल, कि वो बिहार पहुंचेगा, अपने परिवार से मिलेगा। हम्म हम्म बनारस के आसपास उसकी मौत हो जाती है। जी और जो जिन घर वालों से मिलने के लिए वो जा रहा था, वो घर वाले उसकी बॉडी लेने नहीं आ पाते। जो ड्राइवर लोगों को इतने अपने जीवन पर्यंत उसने वो गंतव्य तक पहुंचाया, वो अपने घर नहीं पहुंचवाया, और जिन लोगों से मिलना था। तो संवेदनशीलता की तो कमी दिखती है राज्य सरकारों के में, जो एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखती, निराशा का है। आपने एक जी जी बिल्कुल। जी
जी, और ऐसा नहीं है कि कि सरकारों को पता नहीं था। आप देखिए कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, 24 मार्च से ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जो मज़दूर हैं वो लगातार पैदल चल रहे हैं। जी लेकिन राज्य सरकारों को अपने यहाँ रिलीफ सेंटर बनाने में और राशन उपलब्ध कराने में जी लगभग 4 से 5 दिन का समय लगा। वो 4 से 5 दिन में जो मज़दूर हैं वो लगातार सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर पैदल चल रहे थे, ये बात सबको पता थी। तो जी जब वो चल रहे हैं तो क्या उनके जाने का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था, जैसे कोटा के बच्चों का हुआ? जी और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मदरसा में जो बच्चे फँसे हुए थे, तो राहुल कंवल जो पत्रकार हैं, जो इंडिया जी टुडे है, तो उन जी लोगों ने दिखाया कि कैसे वो हॉटस्पॉट है ना? जी जबकि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि मदरसा में फँसे बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या जी उनको घर पहुँचाने का इंतज़ाम कर रही है? या फिर ये सवाल भी नहीं उठाया कि क्या उनके पास घर भी हैं? जी क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे वहाँ पे होते हैं, वो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं होती है। जी लेकिन उनको हॉटस्पॉट बताया गया। लेकिन कोटा में जो 40-50 हज़ार बच्चे जो एक साथ रह रहे हैं, क्या उनको हॉटस्पॉट बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया। उनके लिए मीडिया ने दिखाया कि इनको घर ले जाना चाहिए। वो जो सिम्पैथी है, वो मदरसा के बच्चों के लिए नहीं दिखाई गई। तो ये भी दोहरा चरित्र है। तो बहुत कई मायनों में कोटा ने जो है वो हमें जी सामने लाकर रख दिया है, वैसे भाई प्रिविलेज दोहरा का गेम चरित्र है। को। प्रिविलेज का गेम है कि जो बिल्कुल। मजदूरों को भी कोरोना थ्रेट की तरह पेश किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल था वो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। खराब हो गया। मतलब ऐसा ऐसा दिखाया गया कि मज़दूर शौक से जा रहा है कोरोना फैलाने। जी जी अरे जी भाई वो शौक से नहीं जा रहा है, उसके पास अब घर नहीं रह गया, उसके पास काम नहीं रह गया, उसको पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? जी वैसे भाई एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में पालघर में जो दो संतों की हत्या हो गई, तो एक लिंचिंग कल्चर दो जो 2014 उससे पहले उसके बाद जैसा भी है, उसके बाद जो जी। एक लिंचिंग कल्चर पूरे देश में बना, हुँ, अब उसमें एक पालघर में संतों की हत्या हो गई, तो बहुत लोगों ने ये हुँ, सवाल उठाया कि जो लिबरल वॉइसेस हैं, इंटेलेक्चुअल लिबरल वॉइसेस, मतलब आप जैसे लोग या आप जो हुँ, लोग हैं, लिबरल तो भाई सबको होना चाहिए, लेकिन जो बात है, तो उन्होंने हुँ, ये सवाल उठाया कि आप अभी कहाँ हैं। मतलब ये एक पैटर्न चल रहा है कि 84 में कहाँ है, उसमें कहाँ है, कश्मीरी हुँ। पंडित में कहाँ है। हाँ, लेकिन क्या खुल के लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स है जिनको बुद्धिजीवी समाज का कहा जाता है, उनको क्या खुल के कंडेम करना चाहिए था? मतलब क्या चूक हुई आप लोगों से? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस तरह की कोई भी घटना होती है, जी ठीक है? तो जो आईटी सेल है, जो ट्रोल है, वो क्या करता है कि हम लोगों को खोजना शुरू कर देता है कि कहाँ गए रवीश कुमार, है ना? रवीश कुमार की जो है वो अलग तरीके से ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी सबसे पहली बात देखिए कि इस तरह की कोई घटना होती है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सही लेकिन सरकार ने आपको ऐसा नैरेटिव दे दिया है कि कि तुम मुझसे सवाल मत पूछो, उन लोगों से सवाल पूछो। सामने से सवाल पूछो, विपक्ष से सवाल पूछो, मीडिया से सवाल पूछो, लिबरल से सवाल पूछो, बुद्धिजीवियों से सवाल पूछो, लेकिन सरकार से मत पूछो। ये सरकार ने उनको नैरेटिव दे दिया। उनका सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए कि वहाँ जो पुलिस वाले मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में लिंचिंग हुई, तो उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई? सबसे पहले उद्धव ठाकरे से सवाल होना चाहिए था। सही ठीक है? उसके बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो भी हैं, हमारा किसी भी तरह की लिंचिंग की घटना पे सिर्फ एक स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक ऑर्डर पास किया था। जी उस ऑर्डर में क्या कहा था? उस ऑर्डर में कहा था कि जो केंद्र सरकार है, वो लिंचिंग के खिलाफ अलग से पार्लियामेंट में एक कानून लाए, है ना? और जी जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको दिशा निर्देश दिए थे, उनको अच्छे से 10 पॉइंट बना के दिए थे कि आपको इन सभी पॉइंट्स का पालन करना है लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए। जी तो सबसे पहले आप देखिए कि राज्य सरकारों से सवाल होना चाहिए कि आपने उनमें से कितने नियम सुप्रीम कोर्ट के लागू किए लिंचिंग को मानने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए कि 2 साल होने वाले हैं उस जजमेंट का। अगर आपको आईटी सेल ज़्यादातर जो है बीजेपी के लोग जो अभी ट्रोल कर रहे थे, तो अगर वो लिंचिंग को लेकर गंभीर होते, तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल में अभी तक वो कानून क्यों नहीं लाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और दूसरी बात जिस तरह से उस लिंचिंग को प्रस्तुत किया जा रहा था, आपको भी पता है कि दिया था उसे जी। जी, जी, इतिहास कि में पहली बार मुझे जिस लगता तरह है कि किसी जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए उसकी लिस्ट ट्वीट करनी पड़ी गृह मंत्री को वहां बिल्कुल, पर। पहली बार जीवन में बिल्कुल मुझे और बिल्कुल और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके नाम ट्वीट करने पड़े ताकि लोगों में ये
ये बात फैले कि आप देख लो उनका धर्म क्या है, क्योंकि एक धर्म के प्रति इतनी नफरत फैलाई जा रही थी जब से लिंचिंग हुई कि उनका जिहादियों ने मार दिया, है ना, तो अब सारे बुद्धिजीवी चुप हैं। सबसे पहली बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर वो लिस्ट जारी की जाती है ना, और मान लीजिए कि उसमें 100 में 100 नाम मुसलमान होते, इसका क्या मतलब कि वो जो नफरत फैला रहे थे वो सही हो जाते? बिल्कुल नहीं। जी वो जो अगर वो मुसलमान होते भी तो हमारा स्टैंड एक ही होता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारा स्टैंड एक ही है कि आप लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। लेकिन ये लोग जो आईटी सेल में बैठे हैं, जैसे ही इनको ये पता चल गया कि हिंदू हैं, ये बिल्कुल शांत हो गए। जी लेकिन ये 2 दिनों से लगातार ये सबको ट्रोल किए जा रहे थे कि ये जिहादियों ने साधुओं को मार दिया। आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी ने कैसे किस तरह की जी भाषा इस्तेमाल करी जी जी सबके लिए, कि अब साधुओं की हत्या पर सब चुप हो गए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कि जो लिंचिंग हुई है, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक लिंचिंग हुई है। वो जो वीडियो है, किसी से वो पूरा देखा भी नहीं गया, बहुत दर्दनाक लिंचिंग हुई है। लेकिन जो फेक न्यूज़ फैलाई गई कि एक साधु को जो है जिहादियों ने मार दिया, ये लगातार ये फेक न्यूज़ आ रही थी। जबकि आप देखें कि जो लिंचिंग है, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि वो चोरी की अफवाहों पर हुई थी, है जी ना? कि जो बच्चा चोरी के अफवाह पर। जी जी, जी, जी। जो गाँव वाले हैं उनको लगा कि ये सारे जो हैं चोर हैं। तो जी इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि ये जो मैसेज है, जो व्हाट्सएप पे जो फेक फॉरवर्ड्स है, ये कहाँ से जनरेट हुआ? ये कौन ऐसे काम कर रहा है? तो तो इसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन इसको जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, वो बिल्कुल सांप्रदायिक था, बिल्कुल हेटफुल था। और जिस तरह की लिंचिंग्स जो पिछले 5 साल में हुई हैं, अब देखिए कि वो जो लिंचिंग्स हैं, उस लिंचिंग और इस लिंचिंग में क्या फ़र्क है कि जब वहाँ पे लिंचिंग हुई, झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग हुई, तो जो हत्यारे हैं उनको बेल मिला और जयंत सिन्हा जाके उसको माला पहना दिए, केंद्रीय मंत्री, जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। पता नहीं हार्वर्ड में ऐसा क्या पढ़ाया उनको कि वो मॉब लिंचर्स को माला पहना रहे थे। जी तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं हुआ है। अब देखिए कि जिस दिन लिंचिंग हुई है, उसके अगले ही दिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उन पर कार्रवाई भी की है, उनके नाम भी जारी किए हैं। तो बिल्कुल, और सवाल ये उठना चाहिए कि पुलिस उस समय क्यों नहीं थी? और पुलिस जो 4 पुलिस वाले थे, आखिर उन पर क्या एक्शन लिया गया? जी क्योंकि उनके प्रेज़ेंस में जो है ये दर्दनाक घटना हुई है। जी तो जी बिल्कुल, बहुत जी सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी इस घटना को लेकर। कौशिक भाई, आप एक कवि हैं। कवि की एक जिम्मेदारी होती है, वो संवेदनशील होता है और उसका एक देखने का, दुनिया को उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है, नजरिया अलग होता है। आप ब्लेस्ड होते हैं, ये आपको ऊपर से आपको मिलता है। एक पैटर्न दिख रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे लिए लड़ हुँ, रहे हैं, उसमें पथराव वथराव का तो स्थिति वो थी, वो बहुत अब तो थोड़ा सा कर्व हुआ, कम हुआ है। एक जो बहुत तकलीफ देने वाली एक जो बात आ रही है, वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो हाँ, डॉक्टर जिनकी कोरोना से लड़ते लड़ते वो जान जा रही है, मौत हो रही है, तो उनको क्रिमिनेट करने के लिए जब लोग गए डॉक्टर्स को लेकर, तो उनकी अंतिम यात्रा पर एम्बुलेंस पर पथराव किया गया। जी। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, मालूम पड़ते हैं इस पे, कि जो ये ह्यूमन नेचर है कि भाई हमारी जो मदद कर रहा है, जो हमारे लिए जिसने मौत को गले लगा लिया, जो हमारे लिए लड़ते लड़ते, कोरोना से लड़ते लड़ते वो शहीद हो, उसकी मौत हो गई, शहीदी हो गया मान लीजिए। तो जी। ये कैसा ह्यूमन नेचर है, ये कौन सा एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि भाई कोरोना वॉरियर्स, मतलब उसको आखिरी राइट्स, इतना तो उसका हक बनता ही है, इतना तो उसको, ये तो एंडिंग उसकी डिजर्व, वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता। इस पे क्या कहना है आपको? जी, जी, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आप जी उनके लिए थाली बजाइए, है ना? जी तो तो आप देखिए कि दोहरा चरित्र क्या है कि लोगों ने थाली तो बजा लिया, है ना? और ये सिर्फ़ पत्थरबाज़ी तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए कि लोगों की सोच क्या है कि लोगों ने थाली तो बजा लिया, लेकिन अगले ही दिन से ऐसी खबरें आने लग गई कि डॉक्टरों और नर्सों को घरों से निकाला जाने लगा। जी क्योंकि लोग जो हैं वो डर गए कि अरे ये हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कहीं हमको भी कोरोना ना फैला दें। तो लोग इस डर से डॉक्टरों और नर्सों को घरों से निकालने लग गए। फिर जी जगह-जगह पर पत्थरबाज़ी की घटना हुई। जी जैसे कि इंदौर का वो वीडियो याद आता है ना? जी। उसके बाद फिर जगह-जगह पे बिहार के उत्तर कई प्रदेश गाँवों में कई में जगह हुआ। आश जी, जी? उत्तर प्रदेश में भी कई जगह जी, ऐसे। जी, उत्तर प्रदेश में कई जगह हुआ और बिहार में कई जगहों से आशा वर्कर्स के साथ भी ऐसी-ऐसी घटनाएँ सुनने को मिली कि उनको बंधक बना लिया गया या इस तरह की हुई। तो बिल्कुल जो सोसाइटी है उसको समझना चाहिए कि इस समय आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर्स हैं।
उनको जब वो आते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं, उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। और जिस घटना का आपने ज़िक्र किया कि डॉक्टर को जब करने ले जा रहे थे तो उन पर भी पत्थरबाज़ी हुई, बहुत ही दुखद घटना है कि लोग इस समय ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ़ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स ने जो बलिदान दिया है, इटली से लेकर चाइना से लेकर अमेरिका में इतने हज़ारों डॉक्टर्स की मौत हो रही है। हाँ, क्योंकि इटली में एक समय ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो भी मेडिकल स्टाफ है, वो सारे संक्रमित हो गए थे। तो इसलिए वहाँ पे बाहर से भी डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा था क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित होते जा रहे थे। मुझे तो कोई इस समय लोगों को एक एक मेरा ये इसमें सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये सवाल एक ये है कि भारत की सरकार ने एक जो पैटर्न बनाया कि जो सिटीजन्स को और जनता को जो ब्रीफ किया उन्होंने, वो ये किया कि भाई ये कहा जा रहा है, ये आप मानिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि अब डॉक्टर्स में उसमें जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जो लोकेलिटी है उसने क्रिमिनेट इसलिए नहीं करने दिया गया कि उनको भाई कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला होगा कि जमीन से मिट्टी में फैल जाता है, मिट्टी से आपके पास आ जाता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, अप्रोच बिल्कुल। है, ब्रीफ करने की जो अप्रोच है कॉमन पब्लिक को, कि बच्चों की तरह समझाने से अच्छा क्या सरकार को साफ साफ समझाना नहीं चाहिए? क्या उनका सूचना तंत्र फेल नहीं हुआ है कि आपने ऐसी महामारी की स्थिति में एक फेक न्यूज के विशेष सर्कल में पूरे देश को फंसा दिया, जहां कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और लोग अपना जुट जाते हैं हमला करने में और अपना एजेंडा पूरा करने में। तो हमें क्या बिल्कुल, बच्चों की तरह टीच करना चाहिए सरकार को कि हमें भाई एडल्ट्स की तरह समझाना चाहिए क्या मामला है, कि जो कह दिया वो करो, मेरी बात मानो। इस अप्रोच में क्या चेंज नहीं आना चाहिए कौशल? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि मैं रवीश कुमार का प्राइम टाइम देख रहा था, तो जी, उसमें साउथ कोरिया का वो उदाहरण दे रहे थे कि साउथ कोरिया में सरकार ने जो है हर किसी के मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करवाया है, ठीक है? तो उससे क्या है कि कोरोना वायरस की जो भी अपडेट्स हैं, जी, वो लगातार फ़ोन पर आती रहती हैं। तो उससे क्या है कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैल भी रही है, तो लोग उसको अपने आप जो है उसको नहीं मानेंगे क्योंकि सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले रही है। तो यहाँ पे भी अगर फेक न्यूज़ जो है वो रियल इन्फॉर्मेशन पर हावी हो रहा है, इसका मतलब कि रियल इन्फॉर्मेशन की जो साइकिल है वो फेक न्यूज़ से धीरे चल रही है। जी, तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी कि जब क्रिमिशन के समय जब पत्थरबाज़ी हो रही है, इसका मतलब लोगों के दिमाग में ये फेक न्यूज़ जो है वो घर कर चुकी है। जी, तो ये कहाँ से आ रही है? कि आपके जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप उन पर भी पत्थर चलाने से नहीं चूक रहे हैं, है ना? और जहाँ-जहाँ डॉक्टर्स पे पत्थरबाज़ी की गई है, वो भी फेक न्यूज़ का नतीजा है। इंदौर में जो है व्हाट्सएप पे ये फॉरवर्ड चल रहे थे कि जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो आपको पकड़ कर ले जाएँगे, जी, है ना? तो इस तरह की जो फेक न्यूज़ है उससे उनसे सरकार को निपटना चाहिए और अभी सरकार एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर हमला बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि आप किसी भी फेक न्यूज़ में ना आएँ। जो डॉक्टर्स जो हेल्थ वर्कर्स जो आपके मोहल्ले में आपकी जाँच के लिए आ रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं। आप किसी भी फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिलीव ना करें, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। इस समय अगर आपको कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर्स, नर्सेज़ और बाकी मेडिकल स्टाफ हैं। उनको उनको पूरी इज़्ज़त दें, उनका पूरा सम्मान करें। जी। कौशिक भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, वापस लेबर्स पे लौट चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि हुँ, अब जो हो चुका वो हो चुका। अभी भी बहुत लोग हैं जो जीवन और मौत की मझधार में हैं, और लॉकडाउन खुलने के बाद जो भुखमरी और बेरोजगारी के मुहाने पे जो सबसे बड़ी कौम खड़ी होगी, हुँ। वो माइग्रेंट लेबर्स ही होगी। ये शाश्वत सत्य है। जी, तो जी, जी। ऐसे में आप क्या सुझाव, जो अगर 2-3 सुझाव आप दें कि ऐसे क्या सुझाव होने चाहिए, मूलभूत ऐसी क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे भाई इनको लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी कि ये बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अभी यूएन का एक डेटा आया, 1.25 करोड़ लोग सिर्फ भूखमरी से मर जाएंगे दुनिया में। जी। 1.25 करोड़। हुँ, तो हुँ, भारत में भी हुँ। इसका बहुत बड़ा अनुपात है। तो ऐसे में जब ये मुहाने पे और बर्बादी के मुहाने पे खड़े हैं, इनके लिए सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए? देखिए, सबसे पहले आपने भुखमरी की बात करी, तो भुखमरी से सिर्फ़ लॉकडाउन के बाद ही नहीं, जो भुखमरी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो गरीबों की जो लड़ाई है, वो कोरोना से पहले से चल रही है। हम आज कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भूख से आज से पहले से लड़ रहे हैं। जो भारत की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है, वो 102 नंबर पे है 118 देशों में। तो भूख के खिलाफ जो लड़ाई है वो पहले से चल रही थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, है ना? जब जी, लॉकडाउन के बाद इतने सारे जो हज़ारों मज़दूर सड़कों पे निकले तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग कहाँ से आ गए? जबकि जी, ये हमारे ही बीच थे।
ये हमारे बीच थे, ये कहीं बिल में से निकल कर नहीं आए हैं, ये हमारे बीच में थे। इनकी लड़ाई भूख के खिलाफ लगातार चल रही थी, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और वो लॉकडाउन के बाद और बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तो लॉकडाउन के बाद सरकारों को इस बात की बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि लेबर्स के पास कैश इन हैंड रहे, उनके पास खाने का इंतजाम हो। जैसे कि मैंने बोला कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो है अनाज सड़ रहे हैं, और इसकी मांग बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने करी है। जॉन ट्रीज ने, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने बोला है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है राशन रिलीज करना चाहिए गरीबों के लिए, आखिर उनका हक है उस पर। लेकिन आप देखिए कि सरकार का रवैया क्या है कि जो सरप्लस राइस है वो उससे सैनिटाइजर बना रही है सरकार, सरप्लस राइस से। जी जी तो जी सबसे पहले अगर आपके पास सरप्लस राइस है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हजारों लाखों जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लॉकडाउन के बाद उनकी समस्या और बढ़ने वाली है, आप उनको पहले फीड करें, आप उनको उनके खाने का इंतजाम करें और उनको कैश इन हैंड दें सिर्फ। और ये जो कैश इन हैंड है, ये सिर्फ घोषणा तक सीमित ना रहे कि आप आ गए टीवी पे आके आपने घोषणा कर दिया लेकिन जमीन पर किसी को कुछ मिला ही नहीं, है ना। तो कैश इन हैंड और साथ में जो उनका खाने का इंतजाम है, ये बिल्कुल सभी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जी कौशिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपकी एक बेहतरीन कृति है, एक स्पाइन चिलिंग पोएम आपने लेबर्स पे लिखी है, शानदार पोएम है, उससे बिल्कुल आंखें खुलती हैं उससे और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने हूबहू बिना किसी लाव लपेट के हूबहू प्रस्तुत कर दिया है जैसा जो है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 4 लाइनें अपनी उस कविता की सुना। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी आखिरी की 4 लाइनें सुना देता हूँ आप लोगों को। उनके लिए मुल्क असहाय है जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर थक कर सड़क किनारे बैठ गए थे इस उम्मीद में कि मुल्क उन्हें लेने आएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में हथियारों के दम पर शक्ति प्रदर्शन करने वाला मुल्क दरअसल बच्चा है जो मजदूरों के कंधों पर थक कर सो गया है। झांकी उन कंधों की निकलनी चाहिए क्योंकि बंदूक की नली पर कोई चैन से सो नहीं सकता। झांकी उन गोदामों की भी निकलनी चाहिए जहां अनाज सड़ रहे हैं, क्योंकि गरीबों के भूख से मरने का मतलब यह नहीं होता कि दुनिया में अनाज खत्म हो गया है। क्या बात कौशिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। आपकी कविताएं, आपकी कृतियां ऐसे ही समाज की आंखें खोलती रहें, ये हमारी दुआ है, ये हम चाहते हैं। और माइग्रेंट लेबर्स और जिस पे आपसे एक विस्तृत चर्चा हुई, इससे लगता है हमारे दर्शकों को भी एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। महामारी और लॉकडाउन। जी सरकार के साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा कि जो दर्शक जो देख रहे हैं वो भी अपने आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप देख पा रहे हैं, तो आप अपने प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आप उन लोगों के लिए सोचिए जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। और जगह जगह जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं आप उनको डोनेट कर सकते हैं, आप सरकारों को डोनेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल उनके लिए एक बड़ा दिल रखिए जिनके पास आपके जितना प्रिविलेज, आपके जितनी सुविधाएं नहीं है। तो ये थे कौशिक राज जो हमें बता रहे थे कि क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं और जिन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। महामारी के बीच पूरा देश स्टैंड स्टिल है, पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन तब भी सवालों पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल असलियत बयां करते हैं, एग्जीक्यूटिव को मदद करते हैं अपनी खामियां सुधारने के लिए। धन्यवाद।